Guys, in last video we have learned about nationalism in India, half part of this chapter, and today we start the last part of this chapter, and we are starting to non-cooperation movement in 1920. It means 1920 में जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ वहां से हम आगे का देखेंगे। इससे पहले तक का रोलैंड जलियांवाला मैसेकर वगैरह हम देख चुके हैं। इन गांधी जी एंट्री एज चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, द मनी मूवमेंट्स जो गांधी जी द्वारा किए गए। उसके बाद हम जो मेजर मूवमेंट्स जो किए गांधी जी ने उन मूवमेंट्स की ओर चलते हैं। तो उनमें फर्स्ट आता है गांधी जी का नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो कि 1920 में स्टार्ट किया गया था गांधी जी के द्वारा। एंड ये जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट था, जब गांधी जी ने बहुत सारे जो छोटे छोटे मूवमेंट्स किए, उनके बाद उसने सोचा कि अगर इन ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर करना है, क्विट करना है, देन उन्हें एक बड़ा मास लेवल पर मूवमेंट चाहिए था। और उस मूवमेंट को मास लेवल पर मूवमेंट करने का जो आइडिया आया, वो आइडिया आया उन्हें हिंद स्वराज जो उनकी बुक थी, हिंद स्वराज जो उनकी खुद की रिटन बुक थी, उस बुक से उन्हें इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का आइडिया आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर हम नॉन कॉर्पोरेशन इट मीन्स कोऑपरेट ना करना, असहयोग करना, यानी गांधी जी ने इस मूवमेंट में जो टारगेट किया वो ये किया कि यदि हम ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट करना बंद कर देंगे, देन क्योंकि देखो यहाँ पर ब्रिटिशर्स को रूल करने के लिए बहुत सारी सर्विसेज थी, जैसे कि रेलवे मान लो, पुलिस मान लो, या रेवेन्यू कलेक्टिंग सिस्टम मान लो। हर चीज के लिए उन्हें जो वर्कर्स चाहिए थे या एम्प्लॉय चाहिए होते थे, सर्वेंट्स चाहिए होते थे, वो कौन चाहिए होते थे? इंडियंस। एंड देन गांधी जी गॉट एन आइडिया दैट मीन्स कि अगर इंडियंस को कोऑपरेट करना, सहयोग करना बंद कर देंगे तो ब्रिटिशियंस विद इन ए 1 ईयर इंडिया से चले जाएंगे। क्योंकि बिकॉज जब इंडियंस उन्हें किसी चीज में सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो उन्हें अपने आप ही इंडिया को छोड़ना पड़ेगा। सो इस आइडियोलॉजी के साथ गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया कि हमें किसी भी प्रकार से, किसी भी टाइप से इन ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट नहीं करना है, किसी भी फील्ड में, किसी भी चीज में इनको कोऑपरेट नहीं करना है। और इसे लेकर एक बड़ी स्ट्रेटेजी बनाई गई, और बड़ी स्ट्रेटेजी तैयार करने के साथ उन्होंने एक मेजर आइडिया और लिया, दैट मीन्स इस मूवमेंट में उन्होंने मुस्लिम्स जो थे उनको भी इंक्लूड करने के सोचा। तो उस टाइम जो मुस्लिम्स के लीडर थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली, उनसे गांधी जी जाकर मिले, एंड मिलने के बाद उनसे बातचीत की और उन्हें इन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में पार्ट लेने के लिए एग्री कर लिया। अब उस टाइम पे जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, दैट इज ऑल्सो कंप्लीट हो चुका था। उस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या था, ये जो मुस्लिम्स थे इनका एक होता है खलीफा। मुस्लिम्स का क्या होता है? खलीफा, एक रिलीजियस लीडर जो होता था टर्की का। कहां का था? टर्की का। और टर्की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में WW फर्स्ट में टर्की ब्रिटिशियंस से हार चुका था, और उस हारने के कारण इन मुस्लिम्स को यह डर था दैट कि उनका जो ये खलीफा पोस्ट है, जो कि टर्की के सुल्तान की होती है, उसे वो अब हटा देंगे, और उनका जो रिलीजियस लीडर है या धार्मिक गुरु जिसे कह सकते हैं, उसे वो हटा देंगे। इसलिए ये मुस्लिम्स भी इंडियन हिंदूज के साथ मिलकर इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। और ये मूवमेंट उसके बाद कहलाया नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट, यानी इसे नया नाम दे दिया गया नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट, क्योंकि इसमें दोनों चीजों को इंक्लूड कर दिया। जो खिलाफत मूवमेंट मुस्लिम चला रहे थे अपने खलीफा को बचाने के लिए, उसी के साथ साथ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को भी इसमें नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में इसे इंक्लूड कर दिया गया। अब इसके अंदर क्या क्या एक्टिविटीज की गई, देखो जैसा कि मैंने बताया कि इसका टारगेट था कि ब्रिटिशर्स को किसी भी प्रकार से कोऑपरेट ना करना। तो इसमें एक्टिविटीज में बहुत सारी एक्टिविटीज की थी। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स लेफ्ट गवर्नमेंट स्कूल्स, यानी
स्टूडेंट और टीचर्स ने जो इतनी भी गवर्नमेंट स्कूल्स थी उन सबको छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया। लॉयर्स और देयर लीगल प्रैक्टिसेस, लॉयर्स ने अपनी जो लीगल प्रैक्टिस थी उसको छोड़ दिया। फॉरेन गुड्स बाइकआउट, फॉरेन गुड्स का बाइकआउट किया गया। और फॉरेन क्लॉथ्स, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, यानी जो फॉरेन क्लॉथ से उनको भी जलाया गया। इस प्रकार हर ये शहरी क्षेत्र की ओर से बात कर रहे थे हम कि अर्बन एरिया में इस प्रकार की एक्टिविटी इस मूवमेंट के अंतर्गत की गई। अब हम बात करते हैं कंट्री साइड की ओर, यानी विलेजेस की ओर। विलेजेस में क्या था, एक मिडिल क्लास से लेकर पीजेंट वर्ग वगैरह, आर्टिजन्स वगैरह यही होते हैं, इन सब ने भी इसमें हिस्सा लिया। कंट्री साइड में एक सिस्टम चलता था बेगार सिस्टम। कौन सा सिस्टम? बेगार सिस्टम। बेगार सिस्टम मीन्स किसी भी पीजेंट वर्कर्स, आर्टिजन्स, इनसे बगैर किसी मजदूरी के वेजेस के उनसे वर्क लेना, काम लेना, उसे बेगार सिस्टम कहा जाता था। इसके अगेंस्ट देखो अवध में बाबा रामचंद्र और नेहरू जी ने मिलकर एक अवध किसान सभा का गठन किया, जिसके तहत किसानों का कल्याण किया गया और इस बेकार प्रथा को समाप्त किया गया। यानी कि ये जो बेकार प्रथा की बेकार सिस्टम, इस बेकार सिस्टम को अबोलिश किया गया। अब हम बात करते हैं कि पीजेंट्स वर्ग था, उसमें ये एक गलतफहमी फैल गई, कह सकते हैं कि एक आइडिया ऐसा, थॉट ऐसा फैलने लगा कि गांधी राज कम्स, गांधी राज आ गया, यानी अब सभी को है राम राज्य की तरह, जैसे कि एज इट लाइक राम राज्य, कि राम राज्य में सभी सुखी होंगे, सभी को आजादी मिलेगी, वैसे ही ये गांधी राज कहकर कहने लगे कि अब हमारा सब कुछ कल्याण हो जाएगा और हम फ्री हो जाएंगे, फ्रीडम मिल जाएगी हमें। बट ऐसा नहीं। प्लांटेशन एक्ट, प्लांटेशन एक्ट में जो ये जो प्लांटेशन थे, जितने भी प्लांटेशन थे, उनमें एक एक्ट था कि वर्कर्स वहां के थे वो वहां से जा नहीं सकते थे, उनको जॉब को छोड़ नहीं सकते थे। और जब ये गांधी राज वाला थॉट मिला तो जो प्लांटेशन वर्कर्स थे वो वहां से जॉब छोड़कर भागने लगे कि गांधी राज आ गया। दैट उसके बाद उन्हें पकड़ा गया और उन्हें पीटा गया, मारा गया। वो एक गलत फहमी की वजह से उनकी पिटाई हुई। अब ये मूवमेंट अपने जोरों पर चल ही रहा था कि गांधी जी का टारगेट था कि नॉन वायलेंस बेस्ड मूवमेंट करना। गांधी जी ने तो जितने भी मूवमेंट किए वो सारे नॉन वायलेंस पे बेस्ड थे, वो उन्हें वायलेंस पसंद नहीं था। लेकिन इस धीरे धीरे ये जो जैसे जैसे ये इनके ऊपर वर्कर्स या पीजेंट्स के ऊपर ब्रिटिशर्स ने इस मूवमेंट को रोकने के लिए जो अत्याचार किए, उनके अगेंस्ट पब्लिक भी वायलेंट होने लगी। और 1922 चोरी चोरा नाम के प्लेस पर एक इंसिडेंट हुआ, चोरी चोरा इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है, नॉन है चोरी चोरा इंसिडेंट। इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर पब्लिक एंड पुलिस के अंदर झड़प हो गई और उसमें पब्लिक को पुलिस वालों ने पीटा। देन पब्लिक भी वायलेंट होकर उस थाने में एक इंस्पेक्टर और 21 कांस्टेबल पुलिसमैन, टोटल 22 पुलिसमैन को उस थाने में ही जिंदा जला दिया, यानी उन्हें जलाकर मार डाला गया पब्लिक के द्वारा। तो इस घटना से गांधी जी बहुत वरीड हुए, दुखी हुए एंड उन्होंने इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को यहीं पर स्थगित कर दिया, यहीं पर क्लोज कर दिया, क्योंकि उन्होंने एक ही चीज मानी थी कि उन्हें नॉन वायलेंट चाहिए था और जो वायलेंट हो गया, वायलेंट होते गांधी जी ने इसको क्लोज कर दिया। और इस मूवमेंट को क्लोज करने के साथ ही गांधी जी की काफी निंदा भी हुई। उसके बाद धीरे धीरे कुछ समय के लिए कुछ जो पॉलिटिकल लीडर्स थे वो अपना अलग अलग आइडियोलॉजी लेकर चलने लगे। बात करते हैं 1923 में। 1923 में क्या हुआ, स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी करके नाम से एक अलग पार्टी फॉर्म की गई सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू द्वारा, यानी सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म ए न्यू पार्टी दैट कॉल्ड स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी, अब इनकी गांधी सीआर दास और मोतीलाल नेहरू का थॉट ये था कि हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुंचकर इलेक्शंस लड़कर हमें अपना जो राइट है उसे प्राप्त करना है, यानी पार्लियामेंट में जाकर ही हम अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। जबकि जो अदर लीडर्स थे वो गांधी जी के राह पर चलकर ही जो फ्रीडम उसे पाना
चाहते थे। आफ्टर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इंडियन लीडर्स बिगन टू वर्क फॉर पूर्ण स्वराज, यानी इसके बाद एक आइडियोलॉजी चेंज हो गई। इसके बाद जो जितने भी ये लीडर्स थे उन सभी ने पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट फ्रीडम के लिए वर्क करना शुरू कर दिया। और इसी के तहत 1929 की बात करें तो 26 जनवरी 1929 को लाहौर में जो सेशन हुआ कांग्रेस सेशन, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का विधेयक पारित किया। और इस 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसी तरह सीएम में आगे चलते हैं तो दो इंसिडेंट हुए। एक तो जिससे कि एक नया मूवमेंट चलाना पड़ा गांधी जी को, पब्लिक वायलेंट होने लगी, अग्रेसिव होने लगी। फर्स्ट है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का नाम हम सभी ने सुना है। साइमन कमीशन जो कि एक was set up in response to the nationalist movement to साइमन कमीशन के जो लीडर था या कह सकते हैं प्रेसिडेंट या अध्यक्ष बनाया गया था वो था सर जॉन साइमन। और 1927 में फॉर्म किया गया था, 1928 में इंडिया आया था। ये क्यों गठित किया गया था, ये सेटअप क्यों किया गया था? साइमन कमीशन का सेटअप इसलिए किया गया था ताकि इंडिया में जो नेशनल मूवमेंट हो रहा है उनके ऊपर उनको लुक किया जा सके, उनको नजर रखा जा सके और उनकी एक्टिविटीज को नोटिस किया जा सके। अब प्लस ये इंडियंस को है जो डोमिनेंट स्टेट का दर्जा देना चाहते थे उसके लिए भी ये सर्वे के लिए आया हुआ था। बट इसमें कभी क्या थी, नो इंडियन मेंबर्स इन दिस कमीशन। इस कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। इसलिए इस साइमन कमीशन का है जो कह सकते हैं प्रोटेस्ट हुआ 1928। इसके प्रोटेस्ट को लेकर जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे थे उसमें एक कह सकते हैं कि नारा दिया गया साइमन गो बैक, यानी साइमन गो बैक के नारे से साइमन कमीशन जब यहाँ पर इंडिया में आया तो उसका स्वागत साइमन गो बैक के नारे से किया गया। इसी बीच जगह जगह जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे थे उनमें एक लाहौर की घटना इंसिडेंस है। उसमें लाला लाजपत राय जो इंडियन ग्रेट इंडियन पॉलिटिकल लीडर थे उनकी लाठी चार्ज के दौरान डेथ हो गई और वो मारे गए, जिसका बहुत दुख हुआ और पब्लिक अग्रेसिव हो गई। इसके बाद दूसरी बात करते हैं ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन जो कि 1929 में आई थी। ग्रेट डिप्रेशन इसमें क्या हुआ था, देखिए एग्रीकल्चर प्राइसेज है वो एग्रीकल्चर प्राइसेज बहुत ही लो गई, डाउन आ गई, जिसकी वजह से पीजेंट्स को काफी परेशानी हुई। एक्सपोर्ट, अब जब पीजेंट्स की जो कह सकते हैं प्राइसेज है वो एग्रीकल्चर की प्राइसेज डाउन हुई तो एक्सपोर्ट नहीं हो पाया। एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो ऑलरेडी प्राइसेस कम, तो पीजेंट्स है जो अपना रेवेन्यू है वो पे नहीं कर पाए, तो ऑल इंडिया में इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गई। अब हम बात करते हैं आगे। इसके बाद इन सभी चीजों को लेकर गांधी जी के माइंड में एक नया आइडिया चल रहा था, जिसके तहत उन्होंने एक नया मूवमेंट स्टार्ट करने की प्लानिंग की, जिसे कहा जाता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। यानी देखो दोनों में डिफरेंसेस क्या था, पहले में सिर्फ कोऑपरेशन नहीं करना था, यहां पे कोऑपरेशन नहीं करने के साथ जो इलीगल लॉज बने हुए थे उन लॉज को भी तोड़ना था। यानी जो इलीगल लॉज बना रखे थे उन इलीगल लॉज को भी तोड़ना था। गांधी जी नहीं मानने वाले थे उन लॉज को। सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले गांधी जी केप्ट 11 डिमांड्स इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड इरविन, यानी लॉर्ड इरविन के सामने अपनी 11 डिमांड्स रखी। किसने? गांधी जी ने। उन 11 डिमांड्स की बात करें तो उनमें क्या क्या थी, देखो जो साल्ट टैक्स था उसको अबोलिश किया जाए, एंड कस्टम ड्यूटीज है उनको हटाया जाए, एंड और जो लैंड रेवेन्यू है उसे डिक्रीज किया जाए,
एटसेट्रा। इस प्रकार से कुल मिलाकर उन्होंने 11 डिमांड्स किसके फ्रंट पे, लॉर्ड इरविन के सामने रखी थी। वो रखी 31 जनवरी 1930। अब रखी 31 जनवरी 1930। उन डिमांड्स को लॉर्ड इरविन ने एक्सेप्ट नहीं किया और मना कर दिया। तो एम के गांधी ने जो तो पहले वार्निंग दी थी इरविन को कि अगर उसकी डिमांड्स से एक्सेप्ट नहीं की गई, देन ही स्टार्टेड बिग मूवमेंट एंड गांधी जी स्टार्ट मूवमेंट 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। हाउ 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ उसने अपना जो मार्च है जिसे कहा जाता है साल्ट मार्च, 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया। कहां से, फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी, जो कि गुजरात में है। साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया और दांडी तक का जो साल्ट मार्च के नाम से जाना जाता है। अब इसे साल्ट मार्च क्यों कहा जाता है ये भी हम देखेंगे। तो ये जो टोटल था वो था 240 माइल्स, जिस डिस्टेंस को कवर किया इन्होंने 20 और डेज, यानी कह सकते हैं कि 10 माइल्स पर डे चलकर अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ, ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ स्टार्ट की थी। एंड वहां पर पहुंचकर 6 मई को पहुंचकर वहां पर उन्होंने साल्ट मेकिंग, यानी जो उबला हुआ सी वाटर था उससे उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा, इसीलिए इसे साल्ट मार्च भी कहा जाता है। एंड जब गांधी जी ने नमक बनाकर इस कानून को तोड़ा और यहीं से ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है। एंड होल ऑफ इंडिया में ये आंदोलन मूवमेंट है जो पूरी तरह फैल गया। और जैसे ही ये मूवमेंट स्प्रेड हुआ, एंड गांधी एंड मनी इंडियन लीडर्स अरेस्टेड एंड 1 लाख सत्याग्रही वर आल्सो अरेस्टेड। यानी गांधी जी एंड इसके साथ जो मेन लीडर्स थे, इंडियंस पॉलिटिकल लीडर्स, उन सबको अरेस्ट कर लिया गया। एंड जो सत्याग्रही थे गांधी जी थे वो भी मोर देन 1 लाख अरेस्ट किए गए, यानी बहुत ज्यादा गिरफ्तारियां की गई। एंड इन गिरफ्तारियों के साथ ही चलते रहे। इसके बाद जैसे जैसे मूवमेंट आगे बढ़ता गया, 1931 में इरविन को थोड़ा झुकना पड़ा एंड गांधी जी के साथ एक समझौता हुआ, पैक्ट हुआ, जिसे कहा जाता है गांधी इरविन पैक्ट, नॉन एज गांधी इरविन पैक्ट। अब इस पैक्ट में क्या कंडीशंस हुई थी गांधी जी और इरविन के बीच में, कि इरविन ने कहा था कि स्टॉप सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टॉप करो, मैं आपके जो भी सत्याग्रही है उनको रिलीज कर दूंगा। यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टॉप करने पर वो उनको रिलीज करने वाला था। एंड इरविन ने कंडीशन रखी कि गांधी जी पार्ट लेंगे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन इंग्लैंड, जो कि 1931 में होने वाला था। फर्स्ट राउंड टेबल, देखो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, वो सारे के सारे इंग्लैंड में हुए थे, लंदन में। फर्स्ट हुआ था 1930 में, सेकंड 1931 में और थर्ड हुआ था 1932 में। फर्स्ट वाले कॉन्फ्रेंस में इंडियंस की तरफ से या कह सकते हैं कि नेशनल कांग्रेस की तरफ से किसी ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। एंड सेकंड में सिर्फ गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। थर्ड में किसी भी कांग्रेस लीडर ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। गांधी जी वहां पर एक फ्रीडम स्टेट की या कंट्री के लिए फ्रीडम की एक्सपेक्टेशन लेकर गए थे, बट वहां पर उन्हें निराश किया गया और डोमिनेंट स्टेट की बात की गई। डोमिनेंट स्टेट मीन्स यानी कि दोहरा शासन, यानी यहाँ पर ब्रिटिशियंस का शासन भी रहेगा और इंडियंस अपनी गवर्नमेंट भी चला सकेंगे, जिसको कि गांधी जी ने नकार दिया। एंड वापस आकर इस जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसे वापस स्टार्ट किया और ये आगे भी चलता रहा। अब इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की कुछ लिमिट्स भी थी, उन लिमिट्स में हम बात करें। लिमिट्स क्या थी? देखो, मेन जो लिमिट्स थी वो थी अनटचेबल्स। अनटचेबल्स इस मूवमेंट में थोड़े अलग ही रहे, जिन्हें गांधी जी ने नाम दिया था हरिजन्स। क्या नाम दिया था? हरिजन, जिन्हें दलित भी कहा जाता है। ठीक है, इन दलित को रेस्पेक्ट नहीं दिया जाता था, इन्हें अलग माना जाता था, इन्हें कोई टच नहीं करता था। इनके जो वर्क था, जैसे कि सफाई करना,
झाड़ू पोछा करना, इनके वर्क की कोई वैल्यू नहीं मानते थे, बट गांधी जी ने इनका वर्क खुद भी किया, इनका साथ दिया और इनकी वैल्यू बढ़ाई कि ये जो वर्क कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। बी आर अम्बेडकर जो इनका लीडर था दलित का, हरिजन का, उसने डिमांड की सेपरेट इलेक्टोरेट की, यानी इनके लिए अलग से, जैसे मुस्लिम्स को दिया गया था वैसे इन्हें भी अलग से दिया जाए इलेक्शन का राइट्स। तो बट जैसे ही अम्बेडकर ने इनके सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की, गांधी जी ने अनशन शुरू कर दिया, आमरण अनशन, और गांधी जी के आमरण अनशन शुरू करने के बाद बी आर अम्बेडकर को झुकना पड़ा और गांधी जी और अम्बेडकर के बीच में एक पैक्ट हुआ, समझौता हुआ, जिसे कहा जाता है पूना पैक्ट। वो 1932 में हुआ पूना पैक्ट, गांधी जी प्लस अम्बेडकर के बीच में, जिसमें गांधी जी ने उन्हें भरोसा दिया कि जो रिजर्व सीट्स हैं वो दलित के लिए भी रिजर्व सीट रखी जाएगी और उन रिजर्व सीट पर सिर्फ दलित ही इलेक्ट होंगे और वही इलेक्शन लड़ पाएंगे। इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग में थोड़े से डिफरेंसेस क्रिएट हो गए। उसका रीजन था कि जो कांग्रेस थी वो हिंदू महासभा करके एक जो संगठन था, ऑर्गेनाइजेशन था, उसके साथ ज्वाइंट हो गया, जिसकी वजह से मुस्लिम्स है वो इस कांग्रेस के खिलाफ हो गए और ये मूवमेंट थोड़ा धीमा पड़ गया। इस प्रकार ये मूवमेंट काफी लंबा चला, जिसने यहाँ की इंडियन जनरेशन को है या इंडियन पीपल्स को है जो मोटिवेट किया और जागृत किया अपनी फ्रीडम के लिए। आगे देखते हैं इसमें सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, यानी सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग मतलब सॉन्ग्स, जैसे कि सॉन्ग्स है, पॉपुलर प्रिंट्स है, सिंबल्स है, इन सभी ने मिलकर आर्ट प्लेड ए पार्ट इन मेकिंग ऑफ नेशन, हमारे कंट्री को एक नेशन बनाने में योगदान दिया, अपना कंट्रीब्यूशन दिया। कैसे? जैसे कि कुछ सॉन्ग थे जो हमारी कंट्री के लिए स्पेशल थे, पॉपुलर प्रिंट्स थे, कुछ ऐसे सिंबल्स थे। जैसे हम बात करते हैं कि 1932 में बनाया गया हमारा ट्री कलर फ्लैग, जिसे आज भी हम तिरंगा झंडा कहते हैं, वो 1932 में बनाया गया था और तब से आज तक हमारा नेशनल फ्लैग वही है। तो ये एक सिंबल है हमारी कंट्री का। भारत माता एलेगरी, पहले हम फर्स्ट चैप्टर में राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में हम एलेगरी देख चुके हैं, तो वही एलेगरी जो भारत माता, किसी भी कंट्री को एज ए लेडी के रूप में कंसिडर किया जाना एलेगरी, तो हमारे यहाँ भी भारत माता नाम से दिया गया और ये नाम दिया बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1870 में जो हमारा सॉन्ग है वंदे मातरम सॉन्ग वो भी लिखा, एंड ऐसे ही एक सॉन्ग लिखा जन गण मन, जो हमारा नेशनल एंथम है वो लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने। एंड इसी सीरीज में हम आगे चलते हैं तो 1942 में गांधी जी ने एक और मास मूवमेंट स्टार्ट किया, दैट कॉल्ड